अगले कुछ 50 सालों में हम 1 मिलियन स्पीशीज़ को फिर खोने वाले हैं। तब हमने देखा है कि जो जैव विविधता है, जो पहले मिलियंस ईयर में जो ये होते थे इवेंट्स, वो अब 200-300 सालों में ही ये होने लग गए हैं। कौन सी जैसे पीपल है, बरगद है, तो हमें दिख ही नहीं रही है। लेकिन जब तक आम आदमी अपने एरिया में जो भी हो रहा है, अगर पर्यावरण के विरुद्ध कुछ काम हो रहा है, उसमें आवाज़ नहीं उठाएगा या पब्लिक डोमेन में नहीं लाएगा, तो फिर वो बातें छुप के रह जाती हैं। 4 ही बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं, उसमें हिमालय भी एक बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट आता है। आपदा के दृष्टिकोण से आप किस प्रकार से देखती हैं पहाड़ को? तो जो लाभ थे वो कम हो गए हैं, हानि बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो फॉरेस्ट फायर तो बहुत बड़ी चुनौती है हमारे प्रदेश में। नमस्कार, पहाड़नामा के इस एक और नए एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर हम बात करते हैं उत्तराखंड की, तो सवाल खड़े होते हैं जल, जंगल और ज़मीन पर। तो पर्यावरण के मुद्दे पर हमारे साथ आज बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर कुसुम अरुणाचलम। आपका स्वागत है। मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को बताएं उत्तराखंड के पर्यावरण के बारे में, उत्तराखंड पर आगामी संभावित खतरों के बारे में और उत्तराखंड से जुड़े तमाम वो इशू जो कि कहीं ना कहीं मानव मन को उद्वेलित करते हैं। धन्यवाद संजीव पंत जी, बहुत बहुत आपका स्वागत, धन्यवाद है कि आपने मुझे इस मंच पर आज बुलाया है। और पर्यावरण दिवस जैसे हम हर साल मनाते ही आ रहे हैं, और इस साल भी पर्यावरण दिवस का जो थीम है वो बहुत ही महत्वपूर्ण थीम है, जो बताती है इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर क्लाइमेट एंड आवर फ्यूचर। तो जो इस बार की थीम है वो हिमालय परिप्रेक्ष्य में बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो नेचर है पूरा उत्तराखंड या हिमालय जितने भी राज्य हैं उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। और अगर हम यहाँ की आर्थिकी की बात करें, जब भी हमारा कोई डिबेट होता है कि पर्यावरण वर्सेस डेवलपमेंट, तो हमें इससे पर्यावरण और डेवलपमेंट को हमें एक दूसरे का विरोधाभास की तरह से नहीं सोच के, स्पेशली इन्वायरमेंट का जो हम हिमालयन कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, तो वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा जो पर्यावरण है वही हमारी आर्थिकी का बहुत बड़ा स्रोत है, जिसके ऊपर हम अपनी पूरी आर्थिकी को, हमारी जो आर्थिकी है उस पर निर्भर है। तो आपको जैसे पता ही है कि उत्तराखंड सारे हिमालयी राज्यों की तरह ही पर्यावरण के क्षेत्र में बहुत ही संवेदनशील रहा है पिछले कई वर्षों से। और जो भी अभी गतिविधियाँ हो रही हैं, चाहे वो जलवायु परिवर्तन हो, जैव विविधता हो, या पानी, ग्लेशियर रिट्रीट, फॉरेस्ट फायर, इस सब में हम हर साल यहाँ देख रहे हैं कि किस तरह से हिमालयी क्षेत्रों में और हिमालयी राज्यों में, जिसमें उत्तराखंड भी अछूता नहीं है, बहुत सारी हमने यहाँ पे परेशानियाँ देखी हैं, और बहुत सारे हर साल कुछ ना कुछ इवेंट्स इसमें बढ़ते जा रहे हैं। आपदाएं निरंतर जारी हैं। जी। और जैसे कि मैं अभी दून विश्वविद्यालय में, तो हमारा यहाँ पे जो ये पर्यावरण संस्थान रहा है, विभाग है मेनली जो है, वो पिछले 15 वर्षों से हम यहाँ पे जो शोध कर रहे हैं, वो कई क्षेत्रों में शोध हो रहा है कि किस तरह से यहाँ की जैव विविधता जो है वो पर क्लाइमेट चेंज से प्रभावित हो रही है, कैसे जो आपकी प्रजातियाँ हैं वो आगे को शिफ्ट हो रही हैं, उनका एक्सटिंक्शन जो हो रहा है। जो अभी एक रिपोर्ट भी आई है IPBES की, तो वो बताती है कि अगले कुछ 50 सालों में हम 1 मिलियन स्पीशीज़ को फिर खोने वाले हैं। और हिमालय बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्षेत्र है जहाँ हम बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट की बात करते हैं। तो हमारे देश में 4 ही बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं, उसमें हिमालय भी एक बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट आता है, जैसे आपका वेस्टर्न घाट भी एक है, इंडो मलायन रीजन है। और तो उस तरह से हिमालय जैव विविधता में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। तो अगर 1 मिलियन स्पीशीज़ यहाँ पूरे दुनिया से अगर लुप्त होंगी, तो उसमें से बहुत सारी प्रजातियाँ जो हमारी हाई एल्टीट्यूड क्षेत्र में हैं, जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं, वो भी यहाँ से भी लुप्त होने के कगार में है। तो ये बहुत बड़ी चुनौती जो आपके क्लाइमेट चेंज की वजह से जैव विविधता पे होने वाली है। आप ये कहना चाह रही हैं कि जो क्लाइमेट चेंज का असर
हमारे जीवन पर पड़ेगा, और सबसे बड़ा असर ये है कि जो हमारी औषधि प्रजाति के वृक्ष हैं या पौधे हैं वो विलुप्त होने की कगार पर हैं। जो कि हिमालय का, उत्तराखंड का बहुत ही बड़ा आधार रहा है, मूलभूत आधार रहा है, जो हमारी आर्थिकी है, जो नेचर पे डिपेंडेंट है। तो अगर हमारी बायोडाइवर्सिटी ही नहीं रहेगी तो हमारी पूरी जो आजीविका है लोगों की वो उस पर निर्भर करती है, तो वो भी उससे प्रभावित होने के उसमें बहुत। और उसके अलावा पानी का तो है ही, जैसे हम जल जंगल ज़मीन की बात करें तो हिमालय जो वाटर टावर है, तो क्लाइमेट चेंज का पानी पे भी उतना ही प्रभाव पड़ रहा है। तो हमारे जल स्रोत जो हैं वो सूखते जा रहे हैं। तो अभी हमारा जो मेन लक्ष्य होना चाहिए, जो इसमें रिसर्च भी हो रही, शोध हो रहा है कि हम किस तरह से स्प्रिंग्स के ऊपर काम करें। अभी तक हमारा वाटरशेड का अप्रोच रहा था, तो वाटरशेड जो होता है वो सरफेस लेवल पे काम कर रहा है, लेकिन जो स्प्रिंग्स होती हैं वो जो नीचे एक्वीफर्स हैं उनको हम कैसे रिचार्ज करें। तो जब आपकी जैव विविधता लुप्त होती है तो वो पानी को भी, फिर पानी के स्रोत भी सूख जाते हैं। तो ये जो जैव विविधता है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो उस पे ही और भी बहुत सारे जो आपके नेचुरल रिसोर्सेज का वो है वो उस पर निर्भर करता है, उस पर ही आधारित है। तो मानवीय हस्तक्षेप किस हद तक जिम्मेदार है इस जैव विविधता को खत्म करने में? उसमें तो पूरा ही मानवीय हस्तक्षेप का ही सबसे बड़ा जो रोल रहा है, क्योंकि जो हम जैव विविधता का ह्रास देख रहे हैं पिछले, मतलब जो ये एक्सटिंक्शन का जो प्रोसेस है वो नेचुरल प्रोसेस है, वो मिलियन ईयर्स में एक्सटिंक्शन का प्रोसेस हुआ है और उसमें बहुत सारी प्रजातियां विलुप्त हुई हैं। लेकिन पिछले 200 वर्षों में जब से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ है तब हमने देखा है कि जो जैव विविधता है, जो पहले मिलियंस ईयर में जो ये होते थे इवेंट्स, वो अब 200-300 सालों में ही ये होने लग गए हैं। तो इसमें जो मानव का जो भी पूरा इसमें सीधा इसका संबंध है, जो हम जितना भी उत्सर्जन कर रहे हैं, चाहे वो कार्बन का हो या कुछ और पोल्यूशन जो आ रहे हैं, और जो हमारा शहरीकरण हो रहा है, जो हमारा विकास है, वो सारा ही जैव विविधता पे ही उसका ह्रास करके ही हो रहा है। तो इसका जो परिणाम है बहुत ही आने वाले समय में बहुत दुखित होने वाले हैं। तो जैव विविधता जो उत्तराखंड है उसको हम यहाँ पे, हमारे पास जंगल हैं 65%, अभी भी हम कहते हैं कि हमारे पास जंगल है, तो वो पूरा देश के लिए बहुत बड़ा रोल हमारा जो प्रदेश है वो बिल्कुल प्ले कर रहा है कि हम इकोसिस्टम सर्विस की जो ग्रीन बोनस की जो बात हो रही है, तो ग्रीन बोनस उत्तराखंड को मिलना चाहिए। और अभी तक तो हम कार्बन क्रेडिट की बात करते थे कि कार्बन क्रेडिट, पर अब जो एक नया कॉन्सेप्ट आ गया है वो है बायोडाइवर्सिटी क्रेडिट्स। मतलब आपकी जितनी जैव विविधता होगी उतने आप बायोडाइवर्सिटी क्रेडिट भी आप अर्न कर सकते हैं। तो वो भी हमारा जो डेवलपमेंट है उत्तराखंड का वो इस पर आधारित होना चाहिए कि कैसे हम अपने कार्बन क्रेडिट और बायोडाइवर्सिटी क्रेडिट को ज़्यादा बढ़ाएं। लेकिन स्थानीय नागरिक को कार्बन क्रेडिट का या इस तरह की योजनाओं का किस प्रकार फ़ायदा मिल सकता है? हाँ, अभी जो कार्बन मार्केट है अभी ये बिल्कुल ही मतलब स्टार्टिंग उस पर चल रहा है। इसमें बहुत सारी अभी काम करने की ज़रूरत है कि किस तरह से कार्बन क्रेडिट, जैसे यहाँ पे अगर जो हमारे फार्मर्स हैं, जो भी किसान हैं, खेती करते हैं, तो अगर वो ऑर्गेनिक तरह से खेती कर रहे हैं, वो नेचुरल फार्मिंग कर रहे हैं, तो वो सॉइल में कार्बन को स्टोर करके रख रहे हैं। और कार्बन क्रेडिट उनको उस तरह से, मतलब हमारी जो पॉलिसी है उसमें अगर हम उसको इम्प्लीमेंट करें कि जो किसान ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं या नेचुरल फार्मिंग कर रहे हैं, तो वो उनको पर स्क्वायर जो उनका जो भी लैंड है उसके हिसाब से कितना कार्बन क्रेडिट उनको मिलना चाहिए। और उसके लिए कार्बन फाइनेंस, कार्बन क्रेडिट का मार्केट भी हमें भी उसमें डेवलप करने की ज़रूरत है। पर उसमें बहुत सारी चुनौतियां हैं कि कैसे आप मॉनिटरिंग करेंगे, बेसलाइन आपका क्या होगा, यहाँ पे पहले कितना कार्बन था, उसने कितना उसको आगे संरक्षित किया, तो उसकी भी एक इंडिपेंडेंट जो उसकी मॉनिटरिंग या उसका ऑडिशन करने की भी ज़रूरत होती है कि वो ऑडिटिंग कैसे होगा कि उसने जो वो क्लेम कर रहा है वो सच में सही क्लेम कर रहा है कि मैंने इतने कार्बन क्रेडिट अर्जित किए हैं या बायोडाइवर्सिटी अर्जित किए हैं। तो ये सारी अभी चुनौतियां हैं जिसपे कार्बन क्रेडिट है क्या, थोड़ा हमारे दर्शकों को विस्तार में ये बताना चाहेंगे? कार्बन क्रेडिट ये है कि अगर आपने 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड को सीक्वेस्टर कर लिया है या उसको मतलब बाहर अब्जॉर्ब कर लिया है, तो आपको 1 क्रेडिट कार्बन का मिलता है 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड को आपने अब्जॉर्ब करने के लिए। तो अगर हम हमारे जो जंगल हैं वो तो कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब कर रहे हैं, पर जैसे हम जंगल को काट रहे हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं। तो अगर हमारे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं या जो हमारी वन पंचायत हैं, हमारे उत्तराखंड में हम बहुत ही, हमारा जो वन पंचायत का पूरा जो रहा है सिस्टम वो सालों से रहा है, तो वन पंचायत में अगर वहाँ के लोग अपने जंगलों को
उसका जो भी जंगल अभी है वो हमारे बहुत सारे डिस्टर्ब टाइप के जंगल हैं, डिग्रेडेड हैं। तो उनका अगर वो संरक्षण करें और उनको और उसकी क्वालिटी बढ़ाएं तो वो कार्बन जो बाहर है वो उन पेड़ों के अंदर उसका अब्जॉर्प्शन हो जाएगा। तो वो कितना टन कर रहा है उसके बेसिस पे उनको 1 टन कार्बन का एक मार्केट में कुछ उसकी निर्धारित की गई है, $1 या जो भी है। उसी तरह से ज़मीन है, तो ज़मीन में भी, सॉइल में भी कार्बन को हम अब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो सॉइल पे ज़्यादातर लोग उसकी बात नहीं करते, क्योंकि सॉइल में अगर हमें देखना है तो उसके लिए थोड़ा सा आपको कुछ मेजरमेंट करने पड़ते हैं कि आपके सॉइल में कितना कार्बन आ गया है। तो उसमें भी आप, अगर हम जो नेचुरल फार्मिंग कर रहे हैं, जहाँ पे आप कोई केमिकल्स यूज़ नहीं कर रहे हैं या कुछ तरह से प्राकृतिक तरीके से खेती करें, तो जो आपकी सॉइल में भी जो जैव विविधता होती है, ऊपर एक जैव विविधता है जो हमें दिखाई दे रही है पेड़ों में, लेकिन जो ये सूक्ष्म जीवी होते हैं जिनको हम माइक्रोब्स बोलते हैं, वो सबसे बड़े आधार हैं इस पूरी जैव विविधता के। क्योंकि जब वो अंदर काम करते हैं, चाहे वो बैक्टीरिया हैं, फंजाई हैं जिनको हम माइक्रोब्स बोलते हैं, तो वो जब पूरी न्यूट्रिएंट साइक्लिंग वहाँ पे अच्छी तरह से करेंगे तभी वहाँ पे आपके पेड़ पौधे भी अच्छी तरह से पनप सकते हैं। तो ये जो सॉइल में जो कार्बन है उसका भी उतना ही बड़ा रोल है कि किस तरह से सॉइल कार्बन को भी हम कार्बन क्रेडिट पे ला सकते हैं, कि अगर फार्मर वहाँ उसको सिक्वेस्टर कर पा रहा है, सॉइल की हेल्थ को बढ़ा पा रहा है, तो उसको उसके उतने कार्बन क्रेडिट उसको दिए जाए और उसको फिर वो अपने मार्केट में जिस तरह से उसको उससे कंपनसेट किया जाए। मैडम, देवभूमि होने के कारण उत्तराखंड में पर्यटन लगातार बढ़ रहा है। जी। पर्यावरण की दृष्टि से इस लगातार बढ़ते पर्यटन को आप किस प्रकार देखती हैं? अब देवभूमि में पर्यावरण और पर्यटन दोनों ही मतलब काफ़ी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि पर्यावरण है तो पर्यटन इसीलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ का पर्यावरण अच्छा है। अगर यहाँ का पर्यावरण, यहाँ पे अगर हमारे पास नेचर ही नहीं रहेगा तो कल यहाँ कोई देखने भी नहीं आएगा। तो पर्यावरण तभी यहाँ पे हमें इसको इसीलिए संरक्षित करने की ज़रूरत है कि अगर हम ये सस्टेनेबल जो टूरिज़्म है इसको आगे और आगे तक उसको सस्टेनेबल करें, तो हमें अपने पर्यावरण पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। कि अगर हमारे फॉरेस्ट डिग्रेड हो गए और आपके नदियाँ ही पूरी तरह से पोल्यूट हो जाएंगी तो कोई फिर वहाँ पे देखने नहीं आएंगे। तो एक तरह से आजीविका का बहुत बड़ा साधन तो है ही, लेकिन इसको हमें किस तरह से साइंटिफिक तरीके से, जो भी अगर लोग आते हैं, वो जो पोल्यूशन की भी हम बातें कर रहे हैं कि वो प्लास्टिक का पोल्यूशन हो रहा है, सिंगल यूज़ प्लास्टिक यूज़ हो रहा है, उससे आपके ग्लेशियर्स में भी काफ़ी प्रभाव पड़ रहा है। और जितनी भी गाड़ियाँ आ रही हैं, व्हीकुलर पोल्यूशन, जो एयर क्वालिटी का सबसे बड़ा यहाँ पे जो स्रोत है वो व्हीकुलर पोल्यूशन ही है। बिल्कुल। तो ये सब गाड़ियों पे जो हमारा जो आता है फ्लोटिंग जो व्हीकुलर बढ़ रही है, छुट्टियों में ज़्यादातर हो जाती है, तो उस पर हम मतलब उसको भी हमें कुछ तरह से नियंत्रण करना पड़ेगा कि किस तरह से पर्यावरण जब हमारा संरक्षित रहेगा तभी ये पर्यटन भी आगे वो सस्टेनेबल हो सकता। नहीं तो कुछ वर्षों के बाद यहाँ भी लोगों का आना जाना बंद हो जाएगा। आप देख ही रहे हैं कि अगर ठीक है जो आपका वो रिलीजियस टूरिज़्म है वो तो चलता है, वो चल ही रहा है, लेकिन उसको भी अगर हम पर्यावरण से जोड़ दें कि हम नेचर बेस्ड सोल्यूशन लाके वहाँ के जो लोगों के साथ पर्यावरण और वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं और जो टूरिज़्म है, इसको हमें जोड़ने की ज़रूरत है कि इस तरह से नेचर और टूरिज़्म और एक सस्टेनेबल मॉडल बना के, और बहुत काम हो भी रहा है जो होम स्टेज़ वगैरह में भी हमने देखा है। पर वहाँ की जो कल्चर है उसको भी हमें लोगों को मतलब ताकि वहाँ के लोग उससे जुड़ पाएँ। वहाँ का कल्चर है, वहाँ का खान पान है, तो इसमें अभी हमारे प्रदेश में बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। जो हमारे पास केरला का एक बहुत अच्छा मॉडल है, सिक्किम का बहुत अच्छा मॉडल है कि वहाँ पे बहुत अच्छा इसमें काम हुआ है पर्यावरण और टूरिज़्म के साथ। तो केरल का भी एक अच्छा रोल है कि उन्होंने आयुर्वेदा में बहुत अपने पर्यावरण को भी बचाया है और टूरिज़्म को भी वो सस्टेन कर पा रहे हैं। उसी तरह से सिक्किम से भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। सिक्किम में भी काफ़ी क्या है सिक्किम मॉडल में? सिक्किम के मॉडल में उन्होंने प्लास्टिक पे पूरी तरीके से उनका बैन है, सिंगल यूज़ प्लास्टिक वगैरह। और उसके अलावा फिर वहाँ पे ये है कि जो ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो उन्होंने मॉडल तैयार किया है वो पूरे दुनिया में ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए सिक्किम को माना जाता है। तो उन्होंने टूरिज़्म को भी उससे जोड़ा है कि किस तरह से लोगों को वो बुलाते हैं कि आप देखिए हमारा एग्रीकल्चर टूरिज़्म है वो कैसे काम करता है। तो लोग उसमें सीखने के लिए भी आते हैं, देखने के लिए भी आते हैं। तो इस तरह से हमारे यहाँ भी इसकी संभावनाएं काफ़ी हैं उत्तराखंड में कि हम हर जो छोटे छोटे हॉटस्पॉट्स हैं जहाँ लोग नहीं जाते हैं उसको हम एग्रीकल्चर टूरिज़्म, नेचर टूरिज़्म
पिलग्रिमेज के अलावा भी हमारे पास तो इवन स्पोर्ट्स के भी काफ़ी, एडवेंचर टूरिज़्म का भी काफ़ी स्कोप है। लेकिन वही है कि लोगों को थोड़ा सा इसमें अवेयरनेस की और अभी आवश्यकता है कि हम थोड़ा, जो लोग हैं वो ऐसे ही आ रहे हैं जा रहे हैं, वो रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो कुछ कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ एथिक्स, जैसे अभी कुछ हुआ भी है कि आपने गाड़ियों को रेगुलेट किया, मसूरी के लिए भी कुछ नंबर्स रिस्ट्रिक्शन हुआ है, ग्रीन आपका टैक्स वगैरह की, ये अच्छी शुरुआत है। तो ये मतलब स्ट्रिक्टली अगर हम इसको पेपर पे ना हो के अगर हम इसको ज़मीन पे उतारेंगे तो शायद आगे कुछ, मतलब आप ये इसके मानती प्रभाव हैं कि देखेंगे। जो सरकार ग्रीन टैक्स लगा रही है, पहाड़ों पर गाड़ियों का जाना उसको कम करना restrict करनी- आवश्यक है। बिल्कुल, उसको तो बहुत पहले कर लेना चाहिए था, हमने शायद थोड़ी देरी कर दी है। तो ये अगर 5 साल 10 साल पहले हो गया होता ये, तो शायद हमारा पर्यावरण जो अभी इतना बिगड़ गया, एयर क्वालिटी भी आप देख रहे हैं कि अब देहरादून और दिल्ली में भी उतना बिल्कुल बराबर है, difference कभी नहीं कभी दिखाई दे देहरादून का रहा है। प्रदूषण बिल्कुल, ज़्यादा है। तो वो अगर ये स्टेप हमने आज से 10 साल पहले लिया होता तो शायद हम अभी उसको उतना उस लेवल पे नहीं पहुंचते और कुछ इसको हम कंट्रोल कर सकते थे। तो अभी थोड़ी देरी हो गई, पर ठीक है जो हुआ है। नदियों में लगातार बढ़ते प्रदूषण, जैसे हमारा अभी एक कॉरिडोर बन रहा है, इस तरीके के होते तमाम निर्माण कार्य, सड़कों का बढ़ता जंजाल और सूखते जल स्रोत, इन तमाम विषयों के बीच में हमारा पर्यावरण दिवस मनाने का जो मूल आधार है वो कहाँ पर टिकता है? हाँ, ये है कि पर्यावरण दिवस हमारे लिए सिर्फ एक दिन की गतिविधि नहीं होनी चाहिए। ये हमारे मतलब जो हमारी लाइफस्टाइल है उसी में ही, ये जब तक हम उसको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में नहीं शामिल करेंगे तो इसका कोई प्रभाव उतना दिखेगा नहीं और ये कागज़ पे ही रह जाएगा जैसे हो रहा है। लेकिन जैसे भारतवर्ष में अभी प्रधानमंत्री जी का भी लाइफस्टाइल मिशन जो चल रहा है, तो उन्होंने इस पे ही जोर दिया है कि आप अपने लेवल पे ही किस तरह से अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करें। ठीक है, और स्तर पे तो हम बहुत सारे नीतियाँ बनती हैं या आपके मीटिंग्स, कॉप की मीटिंग्स होती रहती हैं, लेकिन जब उसका फ़र्क तब तक नहीं पड़ेगा जब तक हर इंसान अपने जीवन शैली में ही वो परिवर्तन नहीं लाएगा। तो उत्तराखंड में तो ये देहरादून में जैसे हमने देखा है कि किस तरह से सड़कों का जो जंजाल तो बन रहा है, लेकिन जो यहाँ के जो लोग हैं उनको तो अभी भी उससे जो आपका ट्रैफिक जैम है या उससे बिल्कुल उसका कुछ निजात ही नहीं है, वो उस तरह से परेशान हो रहे हैं। तो ये सड़कों, जितनी ज़्यादा सड़कें बन रही हैं उतना गाड़ियों का बोझ बढ़ रहा है। बिल्कुल। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है, जिस पे काम करने की आवश्यकता, वो है यहाँ जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बढ़ाने की। तो जब तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट को हम नहीं बढ़ाएंगे तो ये मुझे नहीं लगता कि हम इसमें इसका कुछ समाधान हो पाएगा। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो गया, आपके साइकिलिंग रोड या आपके वॉकिंग स्पेसेस कुछ है ही नहीं। तो अभी हम एक जो शोध कर रहे हैं उसमें हम ये देख रहे हैं कि जो देहरादून के 100 वार्ड्स हैं, जो अभी 100 वार्ड हैं, तो उसमें किस तरह से ग्रीन, जो आपके हरित क्षेत्र थे, ग्रीन स्पेसेस, वो पिछले 10 सालों में उनका क्या स्टेटस है, मतलब जब से, या पिछले 20 सालों का हम डेटा देख रहे हैं उस सैटेलाइट डेटा की तरह, और अभी भी हम वहाँ पे जाके देख रहे हैं कि क्या उसका पॉपुलेशन और हरित क्षेत्र में क्या उनका इन्वायरमेंटल जस्टिस या क्लाइमेट जस्टिस के कौन से ऐसे हरित क्षेत्र हैं जहाँ गरीब लोग रहते हैं, या कौन से ऐसे हैं क्या वो इक्वली लोगों के लिए अवेलेबल हैं। तो इस पे हम अभी काम कर रहे हैं, एक छात्रा उस पर शोध कर रही है। तो उसमें हम आशा करते हैं कि अगर हम उसमें कुछ निकाल पाएँ कि हाँ किस तरह से जो हम आपके ग्रीन स्पेसेस कम हुए हैं और कौन से ऐसे वार्ड हैं जहाँ बिल्कुल लोगों को ग्रीन स्पेसेस मिल ही नहीं रहे, तो वहाँ पे फिर हमें उनको बढ़ाने की आवश्यकता है। तो जो हम प्लांटेशन कर रहे हैं वो बस यहाँ प्लांटेशन बस नाम के लिए होता है, वो प्रॉपरली नहीं होता। उसको प्रॉपरली आपको मतलब एक तरह से पॉलिसी बना के कि कौन से क्षेत्र हैं जहाँ पे आपको प्लांटेशन करने की आवश्यकता है और कौन सी आपकी प्रजातियां हैं जिनको वहाँ प्लांटेशन करना है। ऐसा नहीं कि आपके पास कुछ भी है बस हमने जाके वहाँ पे लगा दिया। तो इकोलॉजिकली बेनिफिटिंग जो भी आपकी पर्यावरण के पारिस्थिति के हिसाब से कौन सी, जैसे पीपल है, बरगद है, ये तो हमें दिख ही नहीं रहे, सारे पुराने जो थे वही पेड़ हैं, अब नए में हमें लगा ही नहीं रहे, पुराने लगातार कट रहे हैं। तो अब जो होती हैं वो सारी एवेन्यू आपको मतलब सौंदर्य या सुंदरता के हिसाब से जो स्पीशीज़ हैं वही लगाई जा रही हैं जो फास्ट ग्रोइंग होती हैं, पर वो फिर आपकी बायोडाइवर्सिटी को हार्बर नहीं कर रही हैं, क्योंकि जैसे आपका बरगद का पेड़ है या पीपल है, वो एक कीस्टोन स्पीशीज़ उसको बोला जाता है कि वो ऐसी प्रजाति है जिसमें बहुत सारे आपके पक्षी हैं, कीटाणु हैं, आपकी मतलब जो ये पॉलिनेटर्स इनको हम बोलते हैं, पॉलिनेशन के लिए जो बहुत बड़े कीटाणु आपकी
बटरफ्लाइज हैं, तो वो उसमें रहते हैं पक्षी। तो अगर ऐसी स्पीशीज़ हम यहाँ लगाएं जो बायोडाइवर्सिटी को भी कैटर कर सके, और फिर उससे हवा भी आपको जो अर्बन हीट आइलैंड का बहुत बड़ा अभी प्रभाव हो रहा है कि आपके सारे पेड़ कट गए हैं और जितना गर्मी भी हो रही है, तो लोगों को गर्मी जो जो हो रही है धीरे धीरे, तो उसमें आपको ऐसे पेड़ लगाने पड़ेंगे जो छाया भी, जिनकी कैनोपी अच्छी हो, मतलब जो छाया दे पाएँ। तो जो हमारे जो ट्रेडिशनल पेड़ थे, जो नेटिव स्पीशीज़ थी, अब उस पर ही जो भी आगे काम होता है, चाहे वो एमडीडे है या नगर निगम, इनको एक पॉलिसी बना के और कहाँ पे कौन से पेड़ लगने चाहिए उस पे काम करने की ज़रूरत है। ये नहीं कि बस लगा दिए और उसे नंबर की आवश्यकता नहीं है, पर वो किस तरह से आपके इकोसिस्टम को अच्छा बना रहे हैं, हेल्दी बना रहे हैं, उस पे हमें ध्यान देना होगा। नंबर से हमें ऊपर उठना पड़ेगा। एक आम आदमी पर्यावरण सुधार के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए किस प्रकार सहयोग दे सकता है? पर्यावरण सुधार में आम आदमी की ही बहुत, मतलब सभी की भूमिका उतनी ही आवश्यक है जितनी हम सरकारों पर निर्भर नहीं कर सकते, क्योंकि सरकार के पास बहुत सारे काम हैं। ठीक है, बहुत सारी बॉडीज़ बनी हुई हैं, वो हैं, लेकिन जब तक आम आदमी अपने एरिया में जो भी हो रहा है, अगर पर्यावरण के विरुद्ध कुछ काम हो रहा है, उसमें आवाज़ नहीं उठाएगा या उसको पब्लिक डोमेन में नहीं लाएगा, तो फिर वो बातें छुप के रह जाती हैं। तो एक तो यह है कि आप एडवोकेसी में आम आदमी काम कर सकता है। अगर कुछ गलत हो रहा है, कुछ पेड़ कट रहे हैं, तो वो उसको फोर फ्रंट में लाए उन मुद्दों को। और बहुत हमने देखा है कि जब देहरादून में भी जब आम आदमी सड़क पर आए, तो बहुत सारे पेड़ हमें कटने से हमारे बचे हैं। उसके अलावा ये है कि अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो वो अब आम आदमी नहीं कर पाएगा, वो तो सरकार को ही अपनी नीति बनानी पड़ेगी। पर वो कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा, अगर पॉसिबल है तो, जैसे कार पूलिंग हो गई। जब हम भी अब देखते हैं कि पहले हम लोग अपनी गाड़ियों में चले जाते थे, अब हम भी कोशिश करते हैं कि भाई अगर 4-5 लोग एक ही कार में चले जाएँ तो बेटर है। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे जल का संरक्षण, आपको अपने आगे पीछे जो आपका एरिया है वहाँ पे भी, जहाँ भी आपके पास कुछ भी स्पेस है, आप वहाँ पे ऐसे पेड़ लगाएं जो आपके वाटर को नीचे रिचार्ज करते हैं। तो वाटर हार्वेस्टिंग, रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग, ये सारी चीज़ों पर भी अगर आम आदमी, अगर उसमें सब्सिडी है, जैसे अभी सोलर में सब्सिडी हो गई है, तो अगर वो कर सकते हैं तो एक अच्छा विकल्प है कि उससे पर्यावरण भी आपका बच रहा है। लेकिन सोलर भी पर्यावरणीय दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता है। क्या कमियां हैं सोलर में? उसमें भी इन्वायरमेंटल ऑडिट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप सोलर प्लांट हर जगह नहीं लगा सकते। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं कि जब जो हमारा लैंडस्केप है वो पूरा अब सोलर प्लांट की वजह से वो पूरा ब्लैक हो गया, और वो ब्लैक जो है वो ज़्यादा कार्बन को, उसके उत्सर्जन में वो रोल प्ले कर सकते हैं, क्योंकि जितना ब्लैक रहेगा उतना आपका कार्बन इमिशन हो रहा है। तो ये नहीं, मतलब ये वैसे एरिया के लिए ठीक है, राजस्थान, गुजरात वगैरह में, कि आपने लैंडस्केप को इसमें लगा के लैंडस्केप में लगाया है। तो ये हमारे लिए, तो वहाँ पे हमें पेड़ पौधे ही लगाने चाहिए, जो भी हमारा जितना भी, अगर आपके पास कोई भी एरिया अवेलेबल है जो जहाँ पे आपका खुला है या कुछ नहीं है, तो वहाँ पे हम ऐसे पेड़ लगाएं। इस सोलर को हमें सिर्फ रूफ टॉप या जहाँ जितनी ज़रूरत है, क्योंकि गांव में उतनी एनर्जी की भी ज़रूरत नहीं होती है, उनकी जो आवश्यकता है वो उतनी नहीं होती, तो वो अपने छतों के ऊपर लगाएं, ठीक है, अपने जहाँ जितना है, क्योंकि बड़े लैंडस्केप पे लगा के उसका बाद में बहुत ज़्यादा, अभी उस पर इतनी स्टडी नहीं हुई है, लेकिन जब उसमें हम देखेंगे, क्या पता वो वहाँ की बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी या वहाँ पे जो पानी है उस पर उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये सब आगे उसमें भी देखना पड़ेगा कि क्या इसका नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं हो रहा है इनका। तो इसकी भी एक इन्वायरमेंटल ऑडिट की ज़रूरत है, जो हमारे जितने भी ये लग रहे हैं सोलर प्लांट्स। तो शहरों में रूफ टॉप, घरों में, ये तो वो एक अच्छा विकल्प है कि आप अपनी छतों पे लगा रहे हैं, पर जो अपने फार्म में लगा दे रहे हैं लैंडस्केप में, वो शायद जो बड़े सोलर प्लांट लग रहे हैं वो कहीं ना कहीं पर्यावरणीय दृष्टिकोण से, उसमें काम अभी आगे देखना पड़ेगा कि उसके क्या नकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं, क्योंकि कई जगह उसमें ऐसे प्रभाव दिख रहे हैं कि वहाँ से जो आपकी चिड़ियाँ थी, वो सब जो थे वो सब गायब हो रही हैं। तो वो सारा यहाँ थोड़े सालों के बाद ही उसका प्रभाव शायद सामने आ पाएगा। तो उसका भी मतलब बैलेंस करके कि कहाँ लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है, उस पर भी एक स्पष्ट हमें काम करना होगा, पॉलिसी बनानी होगी कि कौन से एरिया है जहाँ उनको बिल्कुल नहीं लगाना है। आपदा के दृष्टिकोण से आप किस प्रकार से देखती हैं पहाड़ को? आपदा तो अब हर समय ही यहाँ आपदा आ ही रही है, तो आपदा की दृष्टि से बहुत ही ये संवेदनशील है उत्तराखंड। उत्तराखंड ही नहीं, हमारे जितने भी हिमालयी राज्य हैं, चाहे वो हिमाचल है या जम्मू कश्मीर है या नॉर्थ ईस्ट है, तो नॉर्थ ईस्ट में अभी भी उतना, मतलब क्योंकि वहाँ पे जो है डेवलपमेंट
जैसे मैं नॉर्थ ईस्ट में भी मैंने काम किया, मैं अरुणाचल में रही हूँ, मेघालय में रही हूँ, तो वहाँ मेघालय अभी में भी किस उसमें रही हैं आप? शिलोंग में ही मैं रही थी। नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी जो नेहू है वहाँ पे विश्वविद्यालय है, जी। तो वहीं से मेरी पढ़ाई हुई थी और वहीं मैंने अपना पीएचडी और फिर उसके बाद थोड़े साल अध्ययन भी किया था। तो वहाँ पे मैंने देखा है कि वहाँ अभी भी जो ट्रेडिशनल वहाँ के जो लोग हैं, नॉलेज उनकी जो होती है ट्रेडिशनल नॉलेज, वो उत्तराखंड में भी काफ़ी है, लेकिन उनमें डेवलपमेंट अभी उस तरह से वहाँ शायद क्योंकि वो दूर है मेन लैंड से और ये बिल्कुल देहरादून दिल्ली के पास है, तो वहाँ अभी भी पर्यावरण जैसे सिक्किम का ही मैं बोल रही थी, तो उस तरह से अभी भी वहाँ पे दिखता है और लोग उससे जुड़े हुए हैं। वो उतना आराम से लोगों को वहाँ आने नहीं देते हैं जिस तरह से यहाँ सारी चीज़ें खुल गई हैं। तो थोड़ा रेगुलेशन वहाँ पे है कि किस तरह से कितना कितना बाहर, मतलब जो आ भी रहा है तो कितना करेगा, उसमें कुछ उनके रेगुलेटरी मैकेनिज़्म उन्होंने बना रखे हैं। तो उस हिसाब से वहाँ के कंपैरिजन में जितना आपका वेस्टर्न हिमालय है, जो उत्तराखंड हो गया या आपका हिमाचल है, तो यहाँ पे जितनी पर्यावरण की जो ज़्यादा जो नुकसान हो रहा है वो ज़्यादा देखने को मिला है पिछले कुछ दशकों से, तो काफ़ी संवेदनशील है। तो उसमें शायद यही रहा है कि हमने कुछ कैरिंग कैपेसिटी वगैरह जो बात अब हो रही है उस पर काम नहीं किया, क्योंकि ज़्यादा आर्थिकी को ही महत्व दिया है। तो अब हमें ये नहीं देखना है कि ठीक है भवन बहुत ज़रूरी हैं, सड़कें बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन आने वाले टाइम में आपको ये देखना होगा कि आपका शहर जो है वो किस तरह से क्लाइमेट रेजिलिएंट सिटी या लिवेबल सिटी बन रही है, या सिर्फ भवन और सड़कों के जो ये ग्रे इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमें नहीं जाना चाहिए। क्योंकि हमारे पास नेचुरल कैपिटल है, उसको हमें संभाल के रखना है। और अगर हम एक मॉडल प्रस्तुत कर सकें, क्योंकि उत्तराखंड इज़ ब्लेस्ड विद नेचुरल रिसोर्सेज, वी हैव, हमारे पास नदियां हैं, पहाड़ हैं, सब हैं, तो कैसे हम एक मॉडल बायोडाइवर्सिटी के रूप में, जो फ्यूचर हो तो इसी का होने वाला है, तो अभी भी हमारे पास समय है कि हम इसको पहचानें और इसको संरक्षित करें और इसको मतलब विकास के साथ, क्योंकि विकास ऐसा नहीं है कि इस विकास पर्यावरण पे ही टिकेगा। जो उत्तराखंड का विकास है वो अगर आपका नेचुरल रिसोर्स अगर सही है, आपकी आर्थिकी उसी पर ही आगे सस्टेनेबल हो सकती है। अगर हम इसको ही खो देंगे तो शायद पता नहीं फिर हमारा हाल बहुत बुरा हो सकता है। मैडम, आप मूलतः उत्तराखंड से हैं जी और आपने लगभग सभी पर्वतीय राज्यों में कार्य किया है। जी। तो सांस्कृतिक दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो सांस्कृतिक दृष्टिकोण से पर्यावरण संरक्षण में हमें क्या मदद मिल सकती है? सांस्कृतिक दृष्टि से तो बिल्कुल, जैसे कि उत्तराखंड में तो अगर हम पर्यावरण की बात कर रहे हैं तो पूरे उत्तराखंड ने पूरे देश ही नहीं विदेश में भी पर्यावरण को एक सांस्कृतिक दृष्टि से भी बहुत बड़ा उसमें योगदान दिया है। जितने भी आपके जो भी मूवमेंट्स निकले, चाहे आपको चिपको की बात कर लें, वो भी उत्तराखंड से ही निकला है। बिल्कुल। तो हमारी गौरा देवी होगी, सुंदरलाल बहुगुणा जी हैं, या चंडी प्रसाद भट्ट जी हैं, अभी अनिल जोशी जी हैं, तो ये सभी जो भी काम कर रहे हैं, फिर जंगली जी हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पर्यावरण में जो आपकी एडवोकेसी है क्लाइमेट, तो उसमें उत्तराखंड का बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि जितने भी हमारे मूवमेंट्स हुए हैं, जब यहाँ से चिपको मूवमेंट हुआ था तभी पूरा जो हमारी नीति बनी थी पर्यावरण की, वो यहाँ से ही, इस आंदोलन की वजह से ही बनी थी। उसके पहले तो पर्यावरण और एग्रीकल्चर आपका एक ही डिपार्टमेंट रहता था, आपके पास पर्यावरण का कोई मिनिस्ट्री ही नहीं थी अलग से। तो जब चिपको का मूवमेंट हुआ, यहाँ के लोगों ने जब आवाज़ उठाई, तो उसका जब हमारे भारत सरकार पे, तब उन्होंने पर्यावरण को सोचा, उन्होंने जंगलों के बारे में सोचा और अलग से एक उसकी मिनिस्ट्री भी उनको बनानी पड़ी। तो उत्तराखंड का सांस्कृतिक दृष्टि से तो बहुत बड़ा योगदान है। और सारे ही जितने पर्वतीय क्षेत्र हैं, क्योंकि उनके पास अपनी जो ट्रेडिशनल नॉलेज है पर्यावरण से रिलेटेड, जैव विविधता से रिलेटेड, अब उसको ही हमें जितने भी समाधान हैं, अब जो हम वैज्ञानिक तरीक़ों से समाधान ढूंढ रहे हैं, तो उनमें वो जो नॉलेज है, वो जो ज्ञान है, पारंपरिक ज्ञान, उसको अभी समावेश करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। उसमें बहुत काम अब शुरू हो भी गया है कि किस तरह से आप कोई भी जो पर्यावरण से रिलेटेड प्रॉब्लम है या उसके सॉल्यूशन में आप वहाँ के जो जनजाति लोग हैं, वहाँ के जो लोकल लोग हैं, उनका जो इतने वर्षों का जो ज्ञान अनुभव था, उसको आप उसमें एक ज़रूर लाएं। कोई भी आप जो समाधान अगर ढूंढेंगे, तो इसमें अब ट्रेडिशनल नॉलेज हैज़ बिकम वेरी इंपॉर्टेंट इंटीग्रल पार्ट ऑफ एनी काइंड ऑफ सोल्यूशन। तो सांस्कृतिक दृष्टि से भी हमारे हिमालय राज्य बहुत बड़ा योगदान इसमें देते हैं। तीसरी चीज़ आती है कि बड़े बांध,
टिहरी में हमने एक बड़ा बांध दिया है। जी जी जी। जमरानी में नैनीताल जिले में एक बांध बनाने की तैयारी है, सरकार पूरे जोर शोर से तैयार है। भारत और नेपाल की सीमा पर भी एक बड़े बांध की बात शुरू हो गई है। तो पर्यावरणीय दृष्टिकोण से ये तमाम जो बड़े बांध हैं, ये हमारे लिए किस हद तक लाभदायक हो सकते हैं? पर्यावरण दृष्टि से तो ये लाभदायक, मतलब आर्थिक दृष्टि से ये लाभदायक तो हैं, क्योंकि आपको मतलब ठीक है, आपको ग्रीन एनर्जी के तरह हम बढ़ रहे हैं, तो ये ग्रीन एनर्जी का एक स्रोत है। लेकिन अब हमें ये देखना होगा कि क्या हमारा जो हिमालय क्षेत्र है, जो इतना संवेदनशील है, और अभी जो ये ग्रुप 5 में आ रहा है, जो आपका डिज़ास्टर्स वाला या लैंड्स जो आपके हैं, भूकंप के जो क्षेत्र हैं, उसमें सबसे संवेदनशील में होता है। तो क्या हमें ये बड़े डैम जो बने हैं, अभी टेहरी का भी हम देख रहे हैं कि टेहरी डैम बनने से अभी भी हमने उसकी पूरी कैपेसिटी उसका यूज़ नहीं हुआ है, तो क्या वो यहाँ के लोगों को कितना फ़ायदा उससे हो रहा है? और यहाँ पे अगर हम छोटे डैम, पहले जो बात हुई थी कि माइक्रो हाइड्रल जो हैं हमारे छोटे छोटे माइक्रो हाइड्रल प्रोजेक्ट, जी, तो अगर क्या हम उसको नहीं प्रमोट कर सकते, जो गाँव के लोगों को डायरेक्ट, और उससे पर्यावरण पर भी आपका कोई उसका प्रभाव नहीं पड़ता है, तो हम अगर हम माइक्रो हाइड्रल पे यहाँ बातें करें, तो मेरे ख्याल से जितने बड़े बांध बन गए हैं वो काफ़ी हैं उत्तराखंड की जो आपकी जो ऊर्जा की पूर्ति को करने के लिए। तो उससे यहाँ पे जो है उसका नेगेटिव प्रभाव तो पर्यावरण पे पड़ता है, वो तो हम देख ही रहे हैं। तो उसको ना बढ़ा के हमें, अगर हम छोटे छोटे माइक्रो हाइड्रल जो गाँव में ही वहाँ पे वो ऊर्जा संचालित कर पाएँ, और उसका कोई आपका वैसा प्रभाव भी, दुष्प्रभाव भी नहीं पड़ता, तो शायद उस पर ज़्यादा फ़ायदा हमारे प्रदेश को हो सकता है, ना कि ये बड़े बड़े बांध अब बनाने की ज़रूरत है। उत्तराखंड की बड़ी समस्या है जंगलों की आग। जी जी। तो वन अग्नि को आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं? कितना जरूरी है एक आम नागरिक की दृष्टि से जंगलों में आग का लगाया जाना, या वन विभाग के दृष्टिकोण से किस प्रकार प्रकृति संरक्षण में मदद करती है ये वनाग्नि, या किस प्रकार नुकसान पहुंचाती है? देखिए, वन अग्नि जो है, जो फॉरेस्ट फायर है, वो नुकसान ही पहुंचाती है। वो कोई प्रकृति में, अगर वो कंट्रोल्ड फॉरेस्ट फायर है वो तो फ़ायदा पहुंचाती है, लेकिन आजकल कंट्रोल फॉरेस्ट फायर नहीं हो रही है। जो भी हम जंगल देख रहे हैं वो उसमें जो हो, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में ये लगातार पहले से माना जाता था कि आग लगाने के बाद उसमें घास बहुत अच्छी आती है। बिल्कुल, वो कंट्रोल फॉरेस्ट फायर का एक पूरा ही वो होता है कि उसमें लगाया जाता है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरह से ही लगाया जाता है कि आपका अच्छा रीजनरेशन हो, आपकी घास आई तो उनको चारे के रूप में मिले। लेकिन अब जो फॉरेस्ट फायर लग रही है, वो एक तो क्लाइमेट चेंज की वजह से भी उसमें ये हो गया है कि आप उसको नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं, तो उसमें जितनी जन संपदा आपकी ख़त्म हो जाती है, तो उसका अगर हम उसको उसके साथ नापें कि वो जितनी घास वो उगा रहा है, तो जितनी जन संपदा या आपकी जो जैव विविधता है और जो भी और वहाँ से फॉरेस्ट रिसोर्सेज हैं, अगर हम उसको कंपेयर करें तो वो ज़्यादा हानि ज़्यादा हो रही है, ना कि वो जो लाभ होता था कि आपकी थोड़ी सी घास आ जा रही है, वो उससे ज़्यादा हो गया है लाभ। तो अब लाभ और हानि का अगर हम उसमें मूल्यांकन करें, तो जो लाभ थे वो कम हो गए और हानि बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो फॉरेस्ट फायर तो बहुत बड़ी चुनौती है हमारे प्रदेश में, और क्लाइमेट जलवायु परिवर्तन की वजह से भी ये बढ़ रही है। लोगों का इसमें कितना है वो मुझे नहीं पता, लेकिन जलवायु परिवर्तन अपने आप में, क्योंकि अब धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि ये जो फॉरेस्ट फायर पहले जो गर्मियों में होती थी, अब इवन सर्दियों में भी, जाड़ों में भी हो रही है, तो ये तो क्लाइमेट चेंज का ही बहुत बड़ा इसमें रोल है जो है। तो इसमें स्थानीय लोगों को, जो समुदाय हैं, उनकी ही बहुत बड़ी भूमिका है कि कैसे वो अपने जंगलों को जाके वहाँ पे अपना पहले जैसे प्रहरी के रूप में काम करते थे वैसा उनको करना पड़ेगा। तो उसमें हमें वन पंचायतों को उस तरह से उनको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है कि जब वो वहाँ काम करेंगे या वहाँ वो ज़मीन में, तो उनको फिर कंपनसेट भी हम करें मॉनेटरी लेवल पे। तो वो आपका कहना था कि वन पंचायतों को सशक्त करना, हाँ, सशक्त करके फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट में, क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उस तरह से नहीं कर पाएगा जो ये लोग करेंगे, क्योंकि ये इनके जंगल हैं। अगर ये इनको बचाएंगे और उनमें अगर हम मॉनेटरी भी उनको कंपनसेट कर रहे हैं कि उनको उस वन पंचायत को हम वहाँ पे कुछ दे दें, कुछ धन दें, कुछ लाभ उनके, जिससे वो अपना जो भी है उनकी जीवनचर्या में भी कुछ हो सके जो लोग वहाँ पे, तो वो ज़्यादा उसमें और बढ़ चढ़ के भाग लेंगे। तो कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे देश में, जैसे कि महाराष्ट्र गढ़चौली में भी हमने देखा था कि वहाँ जब आग लगती थी, जब वहाँ के जन समुदाय जो लोग थे उन्होंने उसमें
स्वराज का उन्होंने सोचा कि हम अपने जंगलों को बचाएंगे। 80 के दशक से पहले उत्तराखंड में भी ऐसा ही होता था। हाँ बिल्कुल। तो अब वो जो पहले होता था उसको सशक्त बनाने, क्योंकि जितने भी वन पंचायत 1200 या कुछ बोलते हैं अब, उसमें से मुझे नहीं लगता कि कोई भी उस तरह से काम कर रही है। तो जब तक आप वहाँ के लोगों को अधिकार नहीं देंगे, जो सारे अधिकार वन विभाग पे ना आके, हमें उनको मेन भागीदार इसमें बनाना पड़ेगा कि तभी वो अब बढ़ चढ़ कर उसमें भाग लेंगे और शायद ज़्यादा प्रभावी एक पर्यावरणविद के रूप में आपका ये मानना है कि जंगलों पर आम आदमी की भागीदारी और सहभागिता जरूरी है? बिल्कुल ज़रूरी है, तभी हमारे जो जंगल हैं उसके जो अग्नि है हम उस पर नियंत्रण पा सकें। नहीं तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अकेले उनके बस का ये काम नहीं है। तो इसमें जब तक जनभागिता नहीं होगी तब तक इस तरह की जो हम देख रहे हैं फॉरेस्ट फायर के इंसिडेंट्स, ठीक है जलवायु परिवर्तन एक उसमें है रोल जिसका मुख्य भूमिका है, लेकिन अगर ये लोग जो जन समुदाय है उसमें हम उनको लेंगे तो शायद हम बहुत हद तक जो भीषण आग इसमें बदल जाती है उसको पहले ही रोक लें या उसको कम कर सकें। तो उसमें जो महिलाएं हैं या वहाँ के जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, वहाँ पे जो यूथ है, उसको ट्रेनिंग दे के किस तरह से वो लोगों को बताएं, या जो भी आपका वहाँ पे फ्यूल एकत्रित हो जाता है, जो लिटर हो जाता है, उसको टाइमली वहाँ से, अभी बहुत सारी स्कीम्स भी चल रही हैं कि किस तरह से आपका चीड़ का जो पेरोल है उससे आप उनकी आजीविका में भी कन्वर्ट करके कुछ प्रोजेक्ट वहाँ डाल सकते हैं। तो ताकि वो पूरा उसको जो है एक इंटीग्रेटेड इकाई के रूप में आपको लागू करना पड़ेगा कि जो वहाँ पे जो संसाधन है उनको हम उनकी आजीविका के रूप में भी कुछ छोटी सी इंडस्ट्री, मतलब जो है वहाँ पे पेरोल बना रहे हैं, या कुछ और बायोमास की भी आजकल बहुत बात हो रही है कि बायोमास बेस्ड एनर्जी। तो जो आपका ये पेरोल वगैरह जिससे आग लग रही है जो वहाँ पे, तो उसको हम उनके आजीविका का एक माध्यम बना सकते हैं। उसमें वहाँ के स्थानीय लोगों को जोड़ेंगे तो शायद फिर वो ज़्यादा अच्छे से उसमें अपनी भूमिका निभाएंगे और बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे। पर्यावरणीय दृष्टिकोण से अगर देखें तो वर्तमान में उत्तराखंड में जंगली जानवरों का आतंक एक बहुत बड़ी समस्या है। आप इस आतंक को दूर करने के लिए क्या उपाय हो सकते हैं एक पर्यावरणविद के नज़रिए से? अब जंगली जानवरों का आतंक इसलिए बढ़ रहा है कि जो हमारे जंगल थे, जो जंगल गांव के आसपास जंगल थे, वो धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं या वहाँ पे नहीं, लेकिन पर्वतीय क्षेत्र जिलों में, पर्वतीय क्षेत्रों में जंगल बड़े हैं। जब उत्तराखंड राज्य हमें मिला था वर्ष 2000 के आसपास तो 64% जंगल थे, लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ये माना जा रहा है कि जंगल 72% तक हो चुके हैं उत्तराखंड में। वो जो जंगल है उसमें भी जब हम जंगल की डेफिनेशन ऐसी कृषि योग्य भूमि की अगर मैं बात करूं तो उत्तराखंड राज्य बनने से पूर्व जो भूमि का आकलन हुआ है, राज्य बनने से पूर्व, उस समय हरिद्वार और उधम सिंह नगर उत्तराखंड में शामिल नहीं थे, तो यहाँ 11% भूमि कृषि भूमि थी। लेकिन राज्य बनने के उपरांत कृषि भूमि ये 2 राज्य जिले शामिल होने के बावजूद जो है 14% ही हुई है। तो कृषि भूमि का रकबा जरूर कम हुआ है और वन क्षेत्र बड़े हैं, लेकिन इस सब के बावजूद जो है कि जो वन्य जीवों का आतंक है वो लगातार बढ़ा है, जिसने मानव जीवन को कहीं ना कहीं जंगलों के प्रति, वन्य जीवन के प्रति उसका मोह जो है वो कम किया है। तो इसके लिए क्या उपाय हो सकते हैं एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से? ये है कि जो हमारे जंगल कम इसलिए हुए क्योंकि आपके जो जानवर हैं, अब आपके जो मानव है अगर उनके ही क्षेत्र में जा रहा है तो फिर वो जानवर हैं जो आपके खेतों में आ रहे हैं। अब उनके लिए खाने पीने, जैसे आपका यहाँ पे हाथियों का जो आतंक है, तो हाथियों को जब अपना भोजन नहीं, क्योंकि हाथी जो होते हैं बड़ा एक उनको ज़्यादा जगह चाहिए घूमने के लिए, उनके खाने के लिए। उसी तरह से आपके जो लेपर्ड हैं उनको भी ज़्यादा, तो छोटे जगह में नहीं रहते। तो जब इनको वहाँ पे खाना नहीं मिल रहा या उनको वहाँ घास नहीं मिल रही, तो फिर जब आपके चारों तरफ वो देख रहे हैं कि गन्ना लगा है, तो अपनी एनर्जी को, मतलब उनकी उतनी ना यूज़ हो, तो वो गन्ने के खेत में आ जाते हैं। तो ये जो वन कॉरिडोर है, जो इकोलॉजिकल कॉरिडोर है, उसको हमें उस पर काम करने की ज़्यादा ज़रूरत है कि जो हमारे इकोलॉजिकल कॉरिडोर हैं ताकि ये जो जानवर हैं एक दूसरे इधर से उधर उसी के बीच में जाएं, वो यहाँ ना जहाँ पे लोग रह रहे हैं।
तो उसमें हमें काम करने की ज़रूरत है कि हमारे जो वन कॉरिडोर धीरे धीरे ख़त्म हो रहे थे डेवलपमेंट की वजह से शहरों के आसपास। हाँ, ग्रामीण जो हमारे पर्वतीय इलाके हैं वहाँ पे अभी काफ़ी जो हुआ है कि बहुत ज़्यादा हो रहा है। वो पहले भी होता था, पहले भी हमने सुना है कि जब जिम कॉर्बेट यहाँ रहते पहले थे दुर्घटनाएं जो इस तरह की होती थी उसके मेरे ख्याल से दो कारण थे। एक तो आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा थी और लोग पशु पालते थे। जी जी। तो पशु पालने के कारण जंगली जानवर का हमला जो होता था वो पशुओं पर होता था, मानव जीवन पर नहीं होता था। अब पशु नहीं है तो वो मानव जीवन पे आ गया है। तो अब उस पे तो बहुत मतलब इसमें भी ये है कि आप किस तरह से वहाँ भी जन भागीता को लेकर ही आप उस पर भी काम कर पाएंगे कि जब तक आपकी जन भागीता नहीं होगी तब तक ये जो जानवरों का आतंक भी वहाँ पे, क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ ही जो आपका पार्टिसिपेशन है, लोकल पार्टिसिपेशन, तो वो जब काम करेगा तो हमें अपने जो भी गांव हैं उनके चारों तरफ इस तरह से अब ग्रीन जो ये पूरा आपका डिग्रेडेड लैंड है वहाँ पे आपको फिर से रिस्टोरेशन करने की ज़रूरत है। रिस्टोरेशन मतलब कि आप वहाँ फिर से ऐसी स्पीशीज़ लगाएं ऐसे कि वो जो ये जो जानवर हैं उनके लिए प्रे बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपका जो प्रे ही नहीं है तो फिर इसलिए वो यहाँ आ रहे हैं और यहाँ उनको जानवर नहीं मिल रहे हैं। तो अगर हम पूरे गांव के जितने भी चारों तरफ अगर हमारे जंगल फिर से जैसे पहले थे वैसा, अभी जंगल बड़े हैं लेकिन वो जंगलों की जो क्वालिटी है वो उतनी अच्छी नहीं है। जो जंगल बड़े हैं वो ऐसी प्रजातियों के हैं जिसमें जानवर को चारा नहीं मिलता है। तो हमें जंगल की क्वालिटी पे, उनकी प्रजातियों पे ध्यान देना पड़ेगा कि ऐसे जंगल, ऐसे पेड़ उस जंगल में हों जिसमें कि जानवरों को खाना मिल रहा है और वो वहाँ पे जाके आपके जो इनके प्रे हैं वो वहाँ पे अगर उसको मिल जाएगा तो फिर वो यहाँ नहीं आ पाएगा। तो उसमें भी हमें जब तक हम पीपल्स पार्टिसिपेशन, इसमें भी बहुत बड़ी भूमिका है उसमें भी कि उसको हमें जितनी भी हमारी पॉलिसी बनेगी तो उसमें भी हमें लोगों को इसमें उनकी भूमिका को लेके आगे चलना पड़ेगा ताकि फिर उनके पास भी बहुत सारी नॉलेज होती है, उनका जो ज्ञान है, उनका जो आज तक का जो भी अनुभव रहा है तो वो भी उसमें अपना अनुभव अगर साझा करेंगे कि क्या पहले होता था और क्या करने की ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ से जाके कई चीज़ें हमें नहीं पता है कि वहाँ के लोगों की क्या परिस्थिति है, वहाँ पे किस तरह से पहले का जो ज्ञान था वो क्या उसको करते थे कि जंगल और इनका जो रहता था कॉन्फ्लिक्ट उतना नहीं होता। तो उस ज्ञान को भी हमें अपनी पॉलिसी में लाना पड़ेगा कि और किस तरह से हम इस प्रॉब्लम को टैकल कर पाएँ। तो जो पारंपरिक लोगों का ज्ञान है वो भी हमारा इस कॉन्फ्लिक्ट में बहुत बड़ा अपना भूमिका अदा कर सकता है। आपका कहने का तात्पर्य ये है कि वन संरक्षण के लिए या पर्यावरण संरक्षण के लिए जन सहभागिता अति आवश्यक है। एसी कमरों में बैठ के या बंद ऑफिसेज में बैठ के कोई भी प्लानिंग बनाना, कोई भी रूलिंग बना के वनों को संरक्षित या पर्यावरण को संरक्षित नहीं किया जा सकता। क्योंकि वहाँ की जो परिस्थिति है उसको वहाँ के ही जो लोग हैं वही अच्छी तरह से समझते हैं कि यहाँ पे जो जंगल होते थे वो पहले कैसे होते थे, यहाँ कौन से पेड़ पौधे होते थे, कौन सी प्रजातियाँ होती थी, अब यहाँ क्या हो रहा है और क्यों फिर अब ये जो जानवर हैं यहाँ तक आ रहे हैं। तो जब तक हम उनको नहीं लेंगे इस पूरे प्रोसेस में तो जो हमारी नीतियाँ हैं वो उतनी इफ़ेक्टिव नहीं होंगी। तो जो हमको वहाँ की परिस्थितियों का उतना ज्ञान नहीं होता है। तो जब तक वो वाला जो स्टेक होल्डर है, जो मेन स्टेक होल्डर है, उसको अगर आप अपनी नीतियों में नहीं लाएंगे तो वो सारी जो नीतियाँ बनती हैं फिर वो उतनी प्रभावशाली नहीं रह पाती हैं और हमें उसका दूरगामी प्रभाव यही देख रहे हैं कि उस सारी घटनाएं बढ़ती जाती हैं। तो इसमें भी स्थानीय लोगों का बहुत बड़ा योगदान होगा अगर आप उनको भी साइंटिफिक तरीके से इसमें लेके आएँ। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि उत्तराखंडी समाज का या उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौर में जो एक नारा था, जल जंगल और ज़मीन पर आम आदमी की भागीदारी, वो नारा अब उसे धरातल पर उतारने का समय आ गया है और उत्तराखंड प्रदेश के पर्यावरण संरक्षण के लिए जल जंगल और जमीन के मामले में एक जन सामान्य की भागीदारी, सामान्य जनता की भागीदारी आवश्यक होगी। बिल्कुल बिल्कुल। और उसमें जो युवा लोगों की भागीदारी आजकल बहुत आगे हो गई। हम देख रहे हैं कि युवा बहुत ही, उनको तकनीकी का भी ज्ञान है, उनको बहुत सारी टेक्नोलॉजी से वो ज़्यादा उसमें रहते हैं, तो वो इसमें बहुत सोल्यूशन लेके आ सकते हैं। तो हमारा युवा जो वर्ग है, अगर वो, और युवा वर्ग जो है वो अभी पर्यावरण के प्रति काफ़ी संवेदनशील भी हो रहा है। जितनी गलतियां शायद हमारे समय में हो गई थी, अब धीरे धीरे वो उसको रिवर्स करने के प्रोसेस में अगर वो लोग आ जाएं, तो अगर युवा शक्ति से जुड़ जाएगी और
तो हमारा जो सोल्यूशन है, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी ड्रिवन होते हैं, उनको बहुत सारी आजकल जीपीएस ये सारी टेक्नोलॉजी का भी हम उपयोग कर सकते हैं, तो इसमें युवा का भी बहुत बड़ा रोल हो सकता है। किस प्रकार मददगार साबित हो सकता है देश का और प्रदेश का युवा पर्यावरण संरक्षण के मामले में? पर्यावरण संरक्षण में जैसे हम स्कूलों से ही, अगर कॉलेजों स्कूलों से भी अगर हम वहाँ पे अवेयरनेस, तो बच्चों को हम देख रहे हैं कि वो अपने कॉलेजों स्कूलों में भी ग्रीन क्लब्स वगैरह बनाते हैं, और वो अपने मतलब जो एल्डरली पेरेंट्स हैं उनको भी वो एजुकेट करने लगे हैं। कई बार हमने देखा है कि बड़े बड़े लोग कचरा फेंक देते हैं, लेकिन बच्चे अब संवेदनशील हो गए हैं, उनको इतनी नॉलेज हो गई है। तो अगर ये बच्चे एक युवा शक्ति के रूप में और एक पूरी मास मूवमेंट जो अभी उसकी तरह से अगर काम करेंगे, और जो हम देहरादून में भी देखते हैं कि जब भी जहाँ भी इस तरह की पेड़ कटने की जो घटनाएं होती हैं, तो उसमें युवा बाहर आके उसमें बहुत ज़्यादा अपना भाग ले रहा है। तो युवा बाहर निकल रहा है, युवा उसमें जाके प्रोटेस्ट कर रहा है, तो तभी ये बातें आगे तक जा पा रही हैं। तो युवा शक्ति को इसमें जोड़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अगर युवा शक्ति, ये पूरा जो अभी 2030 तक का जो दशक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट था हमारे लिए पर्यावरण के दृष्टि से, क्योंकि 2030 तक एक तो हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में बात करनी थी, जो 2030 तक हमें अचीव करने हैं। अब हम 2026 में तो ऑलरेडी आ गए हैं। फिर ये जो पूरा जो ये डिकेड है, ये दशक है 2021 से 2030 का, इसको बोला जाता है डिकेड ऑफ इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन। मतलब जो हमने अपना इकोलॉजी ख़राब कर दिया है, उसका डिग्रेडेशन हो गया, उसका हाश हो गया, तो उसको हम किस तरह से फिर से पुनर्जीवित करें। तो ये 10 साल हमारे पास थे कि हम इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन, तो उसमें एक मास मूवमेंट जिसमें युवा उससे जुड़े, और युवा इस तरह के ग्रीन प्रोजेक्ट, ग्रीन मतलब कुछ ग्रीन जो उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें वो अगर अपने क्षेत्रों में काम करेंगे, तो इसमें बहुत आगे भविष्य में भी इसमें काफ़ी काम हो सकता है। जैसे एक एग्ज़ाम्पल हमारे उत्तराखंड से ही हैं, जो मिस्टर शर्मा किसी टोयोटो कंपनी में काम करते थे, वो बेंगलोर में, तो वो यहीं उधम सिंह नगर से ही हैं, कि वह इंजीनियर, तो वो एक मैकेनिकल इंजीनियर रहे हैं। लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनकी कंपनी में कोई जापान से कोई आए थे, कोई विज़िटर आए थे, तो उन्होंने वहाँ की मियावाकी एक पद्धति होती है पेड़ों को उगाने की, मियावाकी, तो जापानीज़ लोगों की पद्धति है कि वहाँ नेटिव, क्या पद्धति बोला आपने? मियावाकी। मियावाकी जी, मियावाकी तो जापानी पद्धति है पेड़ों को, जंगल को उगाने की। तो फिर जब उस युवा ने जब वो उनके संपर्क में आया, उससे उन्होंने जाना, तो उसने वो अपनी नौकरी छोड़ के अब उसने सारे, पहले तो अपने घर के पीछे जो उसका जो एरिया था, उसमें उसने एक जंगल 10-15 साल में छोटा सा जंगल बनाया। और फिर अब वो इतना ज़्यादा, मतलब उसका जो प्रोजेक्ट है उतना सक्सेसफुल हुआ कि वो बड़े बड़े जो कंपनीज़ हैं वहाँ पे वो अब काम करता है और इंटरनेशनली रिनाउंड है। तो उसने जंगल के जरिए, जंगल क्रिएट करके भी उसने अपनी मतलब नाम, फेम सारा उसने अर्जित किया। तो युवा में बहुत ज़्यादा टैलेंट है जो आजकल के युवा हैं, तो उनका अगर वो ढंग से इसमें पर्यावरण से जुड़ेंगे तो हमें उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले कल में युवाओं की एक बड़ी भूमिका होगी पर्यावरण संरक्षण को लेकर। जी जी जी, युवाओं को ही, क्योंकि आगे अब उनका ही समय है, जो पर्यावरण के दुष्प्रभाव भी उन पर ही पड़ने वाले हैं। तो युवाओं को इसके लिए अब जागृत होने की ज़रूरत है, और उन्हें समझना पड़ेगा कि जो पिछली जो गलतियां हुई हैं तो वो आगे ना आए, और वो किस तरह से इसमें पूरा अपना योगदान दें, और एक फोर्स की तरह अपना पूरा काम करना पड़ेगा हर जहाँ पे भी, चाहे वो स्कूल में है या कॉलेज में है या जहाँ भी अपने कार्य क्षेत्र में अगर वो काम कर रहे हैं, तो उनको इसमें जोड़ने की ज़रूरत है, और कर भी रहे हैं युवा आजकल। एक पर्यावरणविद के रूप में आप हमारे दर्शकों के लिए कोई संदेश जो देना चाहें? मेरा संदेश यही रहेगा कि हमें पर्यावरण को मतलब अपने जीवन शैली में उतारना पड़ेगा। हमें पर्यावरण को एक बाहर का कुछ, ये एक बाहरी चीज़ की तरह नहीं दे सकते, ये हमारे जीवन का ही मूलभूत आधार है। क्योंकि अगर हम पर्यावरण को अगर नहीं बचाएंगे तो हमारा अपना ही अस्तित्व अब खतरे में हो सकता है। जितनी स्पीशीज़ की हम बात कर रहे हैं कि इतनी प्रजातियाँ विलुप्त होने वाली हैं आगे आने वाले सालों में, तो एक दिन मानव का भी संकट, जो अस्तित्व है वो संकट में आ जाएगा। तो अगर हमें पर्यावरण को सिर्फ एक दिन की तरह नहीं देख के, हमें अपनी रोज़ की दिनचर्या में, रोज़ की जीवन शैली में पर्यावरण को देखते हुए ही सारे काम करना है कि किस तरह से अगर हमारा कोई भी एक्शन है, अगर उससे पर्यावरण को नुकसान हो रहा है तो हम एक कदम पीछे हटा लें। तो अगर हम उसको उस ध्यान से, उस अवेयरनेस से काम करेंगे तो शायद फिर हम कुछ उसमें अपना योगदान दे सकते हैं। धन्यवाद मैडम, बहुत बहुत।
हमारी ये बातचीत आगे भी जारी रहेगी जल जंगल जमीन के मुद्दों को लेकर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी आपने हमें बहुत-बहुत समय दिया। धन्यवाद है जी, नमस्कार, थैंक यू।